हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 है मुगल साम्राज्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि आपको पता है, थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कौन सा वंश सबसे पहले भारत में आया था। उसके ट्रिक यहाँ पे छोटा से इस माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ट्रिक इस प्रकार से है, आपको ध्यान में रखना है। गुलाब खिले तसला में, ठीक है। गुलाब कहाँ खिलेगा? खिले तसला में। तो सबसे पहले भारत में आए थे गुलाम वंश, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद खिलजी वंश, बख्तियार खिलजी। तुगलक वंश, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद वंश, जो को खिज्र खान ने इसकी स्थापना थी। खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना की थी, सैयद। उसके बाद लोदी वंश, जिसको स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की बहलोल लोदी ने। ध्यान में रखेंगे, बहलोल लोदी। और लास्ट में आपको मुगल वंश की बात होती है तो मुगल वंश बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। लेकिन वास्तविक संस्थापक उसको माना जाता है मुगल वंश का। तो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो अकबर माना जाता है। कौन माना जाता है? अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश की बात करते हैं तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया? इकाई 3 की तालिका 1 पर नज़र डालिए एवं मानचित्र 4 को देखिए। लोधी के राज्य क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप वहाँ पे चित्र में देख लीजिएगा। फिलहाल उत्तर में हमको यही लिखना है। जो लोधी का राज्य क्षेत्र था, बनारस था, बिहार था, अवध था, बदायूं था। उसके साथ ये कोल, दिल्ली, कहराम, सरहिंद, सरस्वती, हासी, लाहौर, नंदाना, कच्छ, मुल्तान, राजकोट, ये सब क्या थे? लोधी वंश के उस समय के राज्य क्षेत्र थे। प्रश्न नंबर 2 है, अफगान और मुगल संघर्ष के क्या कारण थे? अफगान और मुगल में संघर्ष के क्या कारण थे? तो ध्यान में रखेंगे, अफगान और मुगल संघर्ष के कारण थे कि अपने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार और शेर खां द्वारा दिल्ली पर अधिकार। तो अपने अपने राज्य क्षेत्र पर का विस्तार करना चाह रहे थे और शेर खां द्वारा दिल्ली पर अधिकार, इसीलिए इन दोनों में क्या होते थे? संघर्ष होते रहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप सल्तनत कालीन अमीर एवं मुगल कालीन अमीर वर्ग में कोई अंतर देखते हैं? उत्तर में कहेंगे, सल्तनत काल में कुछ ऐसे अमीर बना दिए गए थे जो कि वास्तव में उसके योग्य नहीं थे। बर्नी ने इसी बात की आलोचना की थी। सल्तनत काल में अमीरों की संख्या कम थी, हालांकि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी अमीर बनाया और कुछ हिंदू, जैन, अफगान और अरब लोगों को अमीर बनाया, लेकिन इनकी संख्या नगण्य थी। अकबर के दरबार में 51 दरबारी अमीर के ओहदों पर थे। यही लोग शासन प्रशासन की देखरेख करते थे। इनमें अनेक अकबर के रिश्तेदार भी शामिल थे। इनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थी। ये अपने को बादशाह के समकक्ष समझते थे। अकबर ने कुछ भारतीय मुसलमानों को भी अमीर बनाया और इसके कुछ अमीर ईरानी और तुरानी भी थे। हिंदुओं को इसने अमीर से ऊंचे ओहदे पर रखा। प्रश्न नंबर 4 है कि अभी के अधिकारी और मुगल कालीन मनस दरबारों में क्या कोई समानता है? तो उत्तर में कहेंगे हाँ, समानता है। मुगल कालीन मनसदार प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते थे, तो आधुनिक अधिकारी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर से याद करें, प्रश्न नंबर 1 है, सही जोड़े बनाइए। इस प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं। मनुष्य का किससे संबंध हो जाएगा? बैरम खां किससे संबंधित है?
सूबेदार कौन से संबंधित है, जहांगीर कौन से संबंधित है, महाराणा प्रताप। तो बात करेंगे मनुष्य जो है एक प्रकार का पद होता है। बैरम खां जो गौरव के अकबर के संरक्षक थे। सूबेदार कुछ समय के इस समय के गवर्नर कहलाते हैं। और जहांगीर की बात करते हैं तो इसने न्याय के लिए एक जंजीर लगवा रखी थी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के शासक थे। प्रश्न नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिखेंगे? इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसी के बीच में हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई और लोदी वंश की हार हुई, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना भी होती है। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। क्या दिखाता था? ध्यान में रखेंगे, उसको हम सैन्य बल कहते थे। क्या बोलते थे? सैन्य बल। सैन्य बल को दिखाता था। शेरशाह डैश से बड़ी संख्या में निर्माण कराया था। शेरशाह ने किसका निर्माण कराया था? सरायों की निर्माण कराया था। सरायों को बड़ी संख्या में निर्माण कराया था, तो यहाँ पे सराय लिख लेंगे। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, जिसने क्या लिखा था? आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखे थे? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। और ये इतिहासकार था किसके दरबार में? अकबर के। डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला पॉइंट इस प्रकार से मिला लीजिएगा इसमें। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर ने इसको हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, दूसरा 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 में दूसरा युद्ध होता है। दूसरे में आपको भरना होगा सैन्य बल। तीसरे में सराय किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने। अबुल फजल जो कि उसका दरबारी इतिहासकार था और उसने लिखा था अकबरनामा। हमने शायद आईने अकबरी बोल दिया था, वहाँ पे गलत हो गया। आईने अकबरी या अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और लास्ट में आपको देखना है जो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था? उत्तर में लिखेंगे, मनसबदार और जागीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जागीरदार भूमि का कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जागीरी में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रह कर के अपने कर्मचारी से लगान वसूलते थे। तो ये दोनों में अंतर था मनसबदार और जागीरदारी में। पॉइंट नंबर 2 है, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो ध्यान में रखेंगे, पानीपत के मैदान में होने वाली जो प्रथम लड़ाई थी और भारतीय इतिहास में बहुत इसका महत्व है। इस लड़ाई में भारत वंश में जो लोदी वंश का यहाँ पे सर्वनाश हो जाता है और भारत में नए वंश का स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना का मार्ग जो होता है प्रशस्त होता है। 1526 में मुगल वंश का संस्थापक बाबर बनते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मुगल शासक की विशेषताओं को बताइए। उसमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी? तो ध्यान में रखेंगे, मुगल शासन की विशेषता थी कि उस काल में जनसाधारण का जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वालों को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खाद्यान्नों के सस्ता होने के कारण इन्हें कठिनाई नहीं होती थी। बंगाल मछली भात खाने का रिवाज था, वहीं उत्तर भारत में रोटी दाल खाया जाता था। बिहार के लोग भात खाते थे और पशुपालन के कारण दूध दही घी भी खूब मिलते थे। हालांकि कपड़े की कमी थी, इसके बावजूद लोग सुखी थे। मनसबदार प्रशासनिक काम देखते थे, ये बादशाह के आदेशों और कानूनों का लोगों से पालन कराते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये बादशाह को सैनिक मदद भी करते थे। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इससे खर्च को वहन करने के लिए इन्हें ज़मीन दी जाती थी, जिसकी लगान की आय से ये अपने सैनिकों को वेतन आदि को देते थे और अपना खर्च भी चलाते थे। प्रश्न नंबर 4 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो ध्यान में रखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण थे औरंगजेब की दूरदर्शिता। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया करता था। जजिया कर को लागू करके जिसे अकबर ने हटा दिया था, हिंदुओं को नाराज़ कर दिया
उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु आग में घी का काम किया। अब मुगल के दरबार षड्यंत्र का आंकड़ा बन गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाले आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? उत्तर लिखेंगे, ऐसे ज्ञात होता है कि मुगल साम्राज्य को भू राजस्व के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल के नमक के बराबर था। साम्राज्य में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय ही था, अतः वाणिज्य कर भी नगण्य ही था। इस कारण मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए भू राजस्व प्राप्त होने वाली आय की ही जरूरत थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुगल अपने आप को तैमूर का वंश क्यों कहते थे? उत्तर में कहेंगे, मुगलों का मंगोल और तैमूर दोनों वंशों से संबंध था। माता की ओर से मंगोल से संबंध थे तो पिता की ओर से तैमूर वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने मंगोल कहलाना इसलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि मंगोल अपनी नृशंसता के लिए बदनाम थे। तैमूर का नाम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था क्योंकि उसने दिल्ली को फतह किया था। हालांकि नृशंसता में तैमूर भी कोई कम नहीं था, लेकिन वीरता में उसका बड़ा नाम था। इसी कारण मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर का वंश कहलाना अधिक अच्छा समझा और उसी पर बल दिया। पाठ का सारांश, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गया था। इसका लाभ उठाकर लोदियों ने सल्तनत पर अधिकार कर लिया। बाबर एक बड़ी सेना के साथ बंदूक और तोपों से लैस होकर दिल्ली विजय के लिए चल पड़ा। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था। पानीपत के मैदान पे दोनों की मुठभेड़ हुई। अधिक सैनिक के बावजूद इब्राहिम लोदी तोपों का मुकाबला नहीं कर सका और युद्ध में मारा गया। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो गया। इससे पहले बाबर काबुल और कंधार का शासक था। उसके अधिकांश अधिकारी लूटपाट मचाकर काबुल लौट जाना चाहते थे, लेकिन बाबर ने उन्हें समझा बुझा करके रोका और दिल्ली पर मुगल शासन की नींव रखी। इसके बाद उसने 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा को और 1528 में चंदेरी के राजा मेदिनी राय और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को हराया। शेर खां, जो कि बिहार सासाराम के राजधानी बनाकर शासन करता था, हारने के बाद मुगलों के यहाँ ही नौकरी कर ली। इस अवधि में वह मुगलों के कार्यकलापों को पैनी दृष्टि से निगरानी करता रहा। हुमायूं, जो कि शेर शाह से हारकर भारत में ही लुका छिपी खेल रहा था, दिल्ली पर 1555 में फिर से अधिकार जमा लिया, लेकिन वह भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। उसका बेटा अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में दिल्ली की तख्त पर बैठा। शासन का कामकाज उसका मामा बैरम खां चला रहा था। 17 वर्ष की उम्र में अकबर ने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। सर्वप्रथम उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का और वहाँ की अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गया। 1556 से 1576 ईस्वी की भी उसने अपने राज्य काफ़ी बढ़ा लिए। इसके अगले 10 वर्षों तक वह राजपूतों से मित्रता बढ़ाने और उससे भी नहीं हुआ तो आक्रमण करके राजपूतों को अपनी स्थिति मजबूत की। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी कायम किए। अनेक राजपूत सरदारों को ऊंचे ओहदे दे दिए। चित्तौड़ का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ का शासक महाराणा प्रताप हार गया, किंतु उसने जीवन भर अकबर की अधीनता कबूल नहीं की। चित्तौड़ के बाद अकबर ने रणथंभौर और गुजरात को भी जीत लिया। यह व्यापारिक केंद्र था जहाँ से उसे अच्छी आय प्राप्त होने लगी। बंगाल और बिहार अभी भी अफगानों के अधिकार में थे। भीषण युद्ध के बाद उसने इन दोनों को अपने राज्य में मिलाया। दक्षिण में भी उसने कुछ राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। वह और आगे बढ़ता चला गया, लेकिन 1602 में सलीम के विद्रोह के कारण उसे अपने कदम रोकने पड़े। 1605 सलीम वही था जो जहांगीर बनता आगे चल कर गया, उसका नाम बचपन में सलीम था। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पहले तक मुगल साम्राज्य काफ़ी फैल चुका था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। अपनी बीमारी के चलते वह दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात तीनों भाइयों को नागवार गुजरी। औरंगजेब ने छल कपट से अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और पिता को कैद करके स्वयं बादशाह बन गया।
औरंगजेब का शासक बनना मुगल साम्राज्य के लिए शुभ नहीं रहा। हालांकि वह अच्छा लड़का था और अपना अधिक समय दक्षिण विजय में ही लगाए रखा। इधर उत्तर में उसके सूबेदार अपने को स्वतंत्र घोषित करने में फिराक में रहते थे। फलतः राज्य अस्त व्यस्त हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत में हो गई। अब मुगल दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। बंगाल तथा अवध अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए। सभी सूबों के सूबेदार अब स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगे। यहाँ की कमजोरी को भांप 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर दिल्ली को तहस नहस कर दिया। अब्दाली ने भी दिल्ली आक्रमण किया, जिसे मुगल झेल नहीं पाए और इसी साथ यहाँ पे पूरा साम्राज्य पतन हो गया। और ये भी चैप्टर में भी कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।